Hello and welcome to Krishna Coaching. Now I'm going to have this special session with you people on Indian legal system. I will give a brief introduction in the beginning and then I will explain everything in detail about Indian legal system. This is a special lecture on the topic legal aptitude. Fine. So I would like to share my screen first. This is my screen in front of you and now you can see my screen. I hope you can see this. Indian legal system. Okay, let's begin. So हमारे भारत की कानून व्यवस्था और लीगल सिस्टम क्या है, मैं अब उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. ओके, इंडियन लीगल सिस्टम. भारत वो देश है जहां पर लीगल सिस्टम जो है एक ऐसे तरीके से इवॉल्व हुआ कि कई और देशों के लीगल सिस्टम्स से हम स्पॉन्टेनियसली प्रभावित हुए हैं. पहले हमारा खुद का इवॉल्व किया हुआ एक लीगल सिस्टम था, ठीक है, और वैसे उसको भी दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं. पहले कभी यहाँ पर जो पॉलिटी होती थी वो होती थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी. फिर आर्यंस आए तो आर्यन का सिस्टम आया, तो हम आर्यंस तक के सिस्टम को अपना सिस्टम बोलते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद इस्लामिक रूल आया, ठीक है, वो भी एक बार में नहीं आया, कई जगह से आया. ईरानियंस आए, ठीक है, देन अरब्स आए, फिर ईरानी, तुरानी, अफगानी, ये तीन मेन टीम्स आई. इनके लीगल सिस्टम्स का प्रभाव इंडिया के लीगल सिस्टम पर पड़ा. और फिर आई यूरोपियंस, जिसमें सबसे मेन थे ब्रिटिशर्स. तो वहां से इवॉल्व हुआ हमारा इंडियन लीगल सिस्टम. So I am going to explain you about the prevailing Indian legal system. Let's start. Here we go. Indian law refers to the system of law which operates in India. और हमारा जो सिस्टम है वो बहुत हद तक बेस्ड है किसके ऊपर? इंग्लिश कॉमन लॉ पर. जी हाँ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ राज किया था, तो ये जो इंग्लिश कॉमन लॉ का सिस्टम है वो हमारे यहाँ का बेस है. और अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें अभी तक पॉइंट डिसाइडेड नहीं है, तो हम कौन सी कोर्ट्स को देखते हैं? ब्रिटिश कोर्ट्स को देखते हैं, ठीक है. मान लो कोई नया ही केस कोर्ट के सामने आ गया और लॉ उस पॉइंट के ऊपर साइलेंट है, तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं इंग्लिश केसेस कि ब्रिटेन में वैसे ही केस को लेकर क्या फैसला लिया गया, और उसको हम रेफर करते हैं, यानी रेफरेंशियल वैल्यू है उसकी. देन वेरियस एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आर स्टिल इन इफेक्ट एंड मॉडिफाइड. अब इसके एग्जांपल्स क्या है? मैं नहीं देता, आप दोगे. कम ऑन, सारे एग्जांपल्स देना स्टार्ट करो. वो लॉज जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाए और आज भी फुल्ली एप्लीकेबल हैं. एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल मुझे स्नेहा देगी. स्नेहा जवाब दें. कोई एक ऐसा एग्जांपल दो जो अंग्रेजों ने लॉ बनाया पर आजादी के बाद हमने उसको चेंज नहीं किया. लॉ का नाम, एक्ट. एक्ट का नाम बताओ. एक्ट का नाम बताओ. कौन सा एक्ट ऐसा है, कौन सा लॉ ऐसा है बनाया था अंग्रेजों ने पर हमने उसको खत्म नहीं किया, आज भी चला रहे हैं? एक्ट का नाम बताएं पूरा. कम ऑन, कोई बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा क्या? इंडियन पीनल कोड सर. रजत, ये आपके मतलब की क्लास नहीं है, छोटे बच्चों वाली क्लास चल रही है ये. सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. कौन सी ईयर का है सर? इट इज ऑफ 1882. 1882. इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड जो है वो 1860 का है, ठीक है. देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब पास हुआ? 1872 में, ठीक है. ऐसे ही इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट कब पास हुआ? 1872 में, ठीक है जी. तो ऐसे बहुत से लॉज हैं जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाए थे और आज भी चले आ रहे हैं. मच ऑफ कंटेम्पररी इंडियन लॉ शोज सब्सटेंशियल यूरोपियन एंड अमेरिकन इन्फ्लुएंस. हमारे भारत के लॉज जो कि यूरोपियन तो ये सब आ ही गए. अब बताएं उस लॉ के बारे में जो कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस से बना. देखते हैं कौन बताएगा. टेल मी अबाउट द लॉज
which have been because of American influence. देखते हैं कौन बताएगा, क्योंकि नहीं बोला। अमेरिका से किस चीज का आइडिया लिया गया, कौन से लॉज? मैं हिंट देता हूं, अब देखते हैं कौन जवाब देगा। Sir, citizenship. वेरी बैड आंसर। फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3। इसका आइडिया कहां से लिया गया? ये है आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में इसमें लिखा हुआ है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35, आइडिया टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉ पर आ जाओ। एंशियंट इंडिया जो था उसने रिप्रेजेंट किया अ डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन ऑफ लॉ। इंडिया हैड अ हिस्टोरिकली इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ लीगल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो द अर्थशास्त्र dating 400 BC, मनुस्मृति 100 AD were influential treatises in India। मैं पूछना चाहूंगा भी, दो मैंने लॉज की बारे में बात की है जो एंशियंट हिस्ट्री के हैं, यानी जब हिंदुओं का राज था। ठीक है, तो एक जो हु इज द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ इंडिया? फर्स्ट लॉ गिवर, मैंने क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ इंडिया, देखते हैं कौन जवाब देगा। फर्स्ट लॉ गिवर Sir, जिसने Manusmriti. मनु एक ऋषि थे और उन्होंने जो बोला उसको किताब में लिखा गया और वो बन गई मनुस्मृति। मनुस्मृति भी है, नारद स्मृति भी है, पर लॉ के बारे में बात करने वाली स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। फिर उसके बाद जो अगली किताब आ रही है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है दैट इज अबाउट स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट की कैसे राज किया जाए, क्लियर, गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए। इसमें कुछ चीजें इकोनॉमी के बारे में भी है, इसमें कुछ चीजें पॉलिटी के बारे में भी है। ठीक है जी, पॉलिटिकल साइंस भी है, इकोनॉमी भी है, तो बहुत अच्छी एक बुक लिखी है। हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? भारती ने जवाब दे दिया है एंड द आंसर इज कौटिल्य। कौटिल्य। ये कौटिल्य कौन था, देखते हैं कौन जवाब देगा। चाणक्य। चाणक्य क्या उसका बचपन का नाम था? असली बचपन का नाम क्या था? इसके फादर ने क्या नाम रखा था इस बच्चे का, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं और चाणक्य भी? देखते हैं कौन जवाब देगा। Sir, Vishnugupta. अरे वाह, बहुत सही जवाब, मजा आ गया सुन के। विष्णुगुप्त। असली नाम था विष्णुगुप्त क्योंकि इसके फादर का नाम चनक था। ठीक है, तो हम फादर के नाम को भारत में नाम के पीछे लगाते हैं। ठीक है, तो वहां से इसका नाम बना चाणक्य, चनक का बेटा चाणक्य। और इसका जो पेन नेम था जिससे इसने किताबें लिखी, ठीक है, वो पेन नेम था कौटिल्य। समझ में, इसलिए किताब से लिखी कौटिल्य ने। और कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त एक ही आदमी है। चाणक्य ने किस राजा को खत्म किया और किसको राजा बनाया, देखते कौन बताएगा। बोलो, किस किंग को? धनानंद को खत्म करा सर। को धनानंद। यस, धनानंद। धनानंद को खत्म किया और किसको किंग बनाया? कौन सी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द किंग और उसने स्टार्ट की कौन सी डायनेस्टी? मौर्यन डायनेस्टी। फिर इसके बाद इसका बेटा राजा बना बिंदुसारा, उसके बाद उसका बेटा राजा बना अशोक। अशोक एक महान राजा था। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। और फिर उसके बाद जो अगली चीज आती है, मनुज सेंट्रल फिलोसफी वाज टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म एंड वाज साइटेड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। पूरे साउथ ईस्ट एशिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया। और आगे चलते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ। हमारे जो सोर्सेज ऑफ लॉ है वो कौन कौन से हैं? प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। विच आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ? सबसे प्राइम सोर्स है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो इनेक्टमेंट बनाती है, वो जो लॉ पास करती है। ठीक है, और दूसरा प्राइमरी सोर्स क्या है? ऑर्डिनेंस, जो कि प्रेसिडेंट बनाता है सेंट्रल में और गवर्नर बनाता है स्टेट लेवल पर। और ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं ये मैक्सिमम कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं? रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट के बाद 6 वीक्स तक। समझ में आया? पार्लियामेंट या स्टेट जो भी है, तो मैक्सिमम लाइफ इज 6 months
plus 6 weeks. So ordinances and enactments are the main प्राइमरी सोर्सेस. अब आ जाओ सेकेंडरी सोर्स क्या है. वो क्या है? सेकेंडरी सोर्स इज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट्स. इनको हम प्रेसिडेंट्स भी कहते हैं. नोट्स बनाते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है. और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं. सब ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट, उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हम हरगिज भी प्रेसिडेंट नहीं कहते. ये प्रेसिडेंट नहीं होता. प्रेसिडेंट कौन से फैसले होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के. प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, वो पूरे देश के लिए कानून बन जाता है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? देखते हैं कौन जवाब देगा. आर्टिकल. किस आर्टिकल में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे देश के लिए एक लॉ बन जाएगा? देखते हैं कौन जवाब देगा. देखते हैं कौन जवाब देगा. और ये डॉक्ट्रिन का नाम क्या है? ये कौन सी डॉक्ट्रिन है जो कहती Sir, है? 141. आर्टिकल तो बिल्कुल सही बताया, 141. अब मुझे बताएं कि डॉक्ट्रिन का नाम. Doctrine of precedence. Stare decisis. स्टेयर डेसिसिस. डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस जो होती है उसका ये मतलब होता है स्टेयर, STARE. डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस का मतलब है सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस आर बाइंडिंग लॉज फॉर होल ऑफ द कंट्री. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम. ये है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस. डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स. क्लियर है जी? चलें आगे. देन भारत का जो संविधान है, ठीक है, वो भारत को क्या बनाता है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है. और सभी सिटीजन को मिलना चाहिए जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी. ये बात लिखी हुई है प्रीएम्बल में. क्लियर? और आगे चलते हैं. हमारा संविधान लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. क्लियर? सबसे लेंथी है हमारा संविधान. ठीक है. इसमें जब स्टार्ट हुआ था तब 395 आर्टिकल्स थे, 12 स्केड्यूल्स थे. सॉरी 8 स्केड्यूल्स थे, अब 12 स्केड्यूल्स हैं. पहले 8 थे, अब 12 हैं. तब 395 थे, अब अप्रोक्सीमेटली 450 आर्टिकल्स हैं. ठीक है. अब तक 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. टोटल कितने वर्ड्स हैं? 117,369 वर्ड्स हैं. क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आता है प्रीएम्बल. ठीक है. ये है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल. ओके. ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ. हाँ भाई. देन फंडामेंटल राइट्स. सबसे मेन फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है. राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है. फिर उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम. ठीक है. फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ये भी आर्टिकल 15 में आया था. फिर अपॉर्चुनिटी 16 में आता है. स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a) में आता है. फिर टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स 19(1)(b) में आता है. 19(1)(a), 19(1)(b). क्लियर? और फिर आता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ये सबसे मेन है और ये आर्टिकल 21 है. फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, प्रोफेशनल रिलीजन. देखते कौन बताएगा. इसका आर्टिकल बताओ. धर्म का आर्टिकल 25. टू मूव फ्रीली. ये बताओ. टू मूव फ्रीली थ्रूआउट इंडिया, टू रिसाइड एनीवेयर इंडिया. आर्टिकल देखते कौन बताएगा. मैंने बताया था दो ऐसे आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल 19 क्लॉज 1 डैश एंड डैश. इनको साथ जोड़ के पढ़ते हैं. ये कौन से दो हैं? कम ऑन कम ऑन कम ऑन. E सर 19(1)(e). दोनों की एक्सेप्शंस जो है वो 19 क्लॉज 5 में दी हुई हैं.
मूव एनीवेयर इन इंडिया, रिजाइड एंड सेटल। देखो मूव एनीवेयर होता है 19(1)(d) और टू रिजाइड एंड सेटल एनीवेयर होता है ई, 19(1)(d) और 19(1)(e) और एक्सेप्शन से कहाँ दी गया 19 clause 5 में। क्लियर। फिर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज, कब ऐड हुई, ठीक है। ये ना ये गलत है यहाँ, इसको करो 42nd अमेंडमेंट। कब ऐड हुई थी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और वो कब है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। एप्लीकेबल वैसे 1977 से हुआ था, मगर इंसर्ट हो गई थी 1976 में, ठीक है। और ये क्या है, संविधान के हिसाब से चलेंगे, नेशनल फ्लैग की इज्जत करेंगे, नेशनल एंथम की इज्जत करेंगे, रिच एंड कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, एनवायरमेंट लिंक क्रिएशंस एंड ऑल। अब कई प्रकार के लॉज हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ, ठीक है जी। अब सबसे मेन जो हमारा क्रिमिनल लॉ में आता है वो है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860, ठीक है। प्रोवाइड्स अ पिनल कोड फॉर ऑल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वेयर इट वाज रीनेम्ड द रणबीर पिनल कोड। और वहां का जो पिनल लॉ था पहले वो कौन सा था, रणबीर पिनल कोड, पर अब पूरे भारत में एक ही लॉ चल रहा है, इंडियन पिनल कोड 1860, आईपीसी 1860। क्लियर। और ये सब्सटेंटिव लॉ है। दो तरह के लॉज होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉज। और प्रोसीजर लॉज, सब्सटेंटिव लॉ बताते हैं क्या गुनाह है, और प्रोसीजर बताता है गुनाहगार को फिर सजा कैसे मिलेगी। क्लियर। और क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ कौन सा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। Code applies to any offense committed by Indian citizen anywhere and on any Indian registered ship or aircraft। भारतीय नागरिक ने कहीं भी कोई भी ऑफेंस किया उस पर भी अप्लाई करेगा। भारत सरकार के साथ रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट में अगर कोई ऑफेंस हुआ तो उस पर भी ये अप्लाई करेगा। देन आईपीसी ब्रिटिश राज में लागू हो गया था, ठीक है जी। ओके, एंड इज रेगुलरली अमेंडेड, बार बार अमेंड हो रहा है। ओके। अगला आता है सिविल प्रोसीजर कोड। ये कब बना था, 1908। सिविल लॉज में भी दो हैं, सब्सटेंटिव लॉज और प्रोसीजर लॉज। तो ये प्रोसीजर लॉ है जो प्रोसीजर बताता है, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस हैं सीपीसी के। पहला, कैसे सिविल केस फाइल होगा, ठीक है। क्या कोर्ट की पावर्स हैं ऑर्डर्स देने की, कोर्ट फीस, कोर्ट स्टैंप्स, ठीक है, पैसे लगते हैं केस करने में कितने। फिर राइट्स ऑफ पार्टीज टू स्यू टू केस, जो केस फाइल करे वो प्लेंटिफ, जिस पर केस फाइल किया वो डिफेंडेंट। फिर कौन सा केस किस कोर्ट में चलेगा, किन पैरामीटर्स पर सिविल कोर्ट काम करेंगे, ठीक है जी। और प्रोसीडिंग्स के रूल्स क्या है, फैसले के खिलाफ आप अपील करना चाहते हो तो कहाँ, उसको रिव्यू करवाना चाहते हो या हाई कोर्ट से रेफरेंस लेना चाहते हो तो क्या। फिर आता है फैमिली लॉ। हमारा जो सिविल लॉ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर धर्म धर्म अलग नहीं किया जाता, हर धर्म के हिसाब से बदल जाता है। हिंदुओं का सिविल लॉ अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, पारसीज का अलग है, पारसी के लिए अलग बना हुआ है, having its own specific laws which they adhere to। आजादी के बाद, ठीक है, भारत के लॉज में काफी चेंजेस आए, ठीक है, चेंजिंग वर्ल्ड को देखते हुए, ठीक है। और जैसे कि अभी एक आया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। क्लियर। और फिर आता है इंडस्ट्रियल और लेबर लॉज। ओके, इसमें कई लॉज पास हुए, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, वेजेस एक्ट, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बीडी एंड सिगार वर्कर, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल और लेबर लॉज। अब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट की जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उन्हें अपने एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड काट के सरकार के पास जमा कराना होगा, ताकि ये प्रोवाइड करना यानी प्रोविजन क्रिएट करना कि जब कोई रिटायर हो जाता है तो उसके बाद भी उसको मिले सोशल सिक्योरिटी। हर एवरी इस्टेब्लिशमेंट विच इज अ फैक्ट्री उस पर अप्लाई होगा ये। हर फैक्ट्री के में प्रोविडेंट फंड कटता है,
सैलरी देते हुए, ठीक है। एंगेज एनी इंडस्ट्री मेंशन इन शेड्यूल 1, 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो पीएफ काटना होगा, ओके। एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्संस सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज है तो, या फिर अगर सरकार ने कह दिया तो। बहुत ही बड़ा बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं ना सुधार जो आया इंडियन लीगल सिस्टम में, वो आया आरटीआई एक्ट 2005, 2005, क्लियर। द राइट टू इंफॉर्मेशन, पहले होता था एफओआई, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000। एफओआई एफओआई को हटाकर हम क्या लेकर आए, आरटीआई। क्या फर्क है, पहले होती थी फ्रीडम, आजादी, सूचना की आजादी, आप सरकार से सूचना मांग सकते थे, पर अब अधिकार के रूप में मांग सकते हो, आपका राइट बनता है। नहीं मिलेगा तो इंफॉर्मेशन ना देने वाला ऑफिसर, जिसको पीआईओ कहते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की सैलरी में से पैसे कटेंगे, ओके। RTI emerges out of the umbrella of right to freedom of speech and expression and right to life. यहां से पैदा होता है RTI, ओके। देन इसने बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक उपलब्धियां दिखाई हैं इस लॉ ने, और बहुत बड़ा रिफॉर्म आया है गवर्नमेंट की वर्किंग में इसकी वजह से। देन राइट टू इंफॉर्मेशन इज आल्सो द सेंट्रीफ्यूगल पॉइंट फॉर एक्सेस टू myriad अदर बेसिक ह्यूमन राइट्स, जैसे एनवायरनमेंट को लेकर, हेल्थ को लेकर, फूड को लेकर, लाइवलीहुड को लेकर, इन सब को अचीव करने में आरटीआई का मुख्य रूप है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सफाई नहीं कर रही है, आप आरटीआई पूछते हो कि आपने बताओ इस काम को लेकर अभी तक क्या स्टेप्स लिए। मोस्ट डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट द राइट टू इंफॉर्मेशन इफेक्ट्स इज इन द गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। देश की सरकार से काम लेने में सबसे कारगर रहा है आरटीआई एक्ट। और from the perspective of citizenship, a right to information is the primary tool in the hands of citizens. सबसे बड़ी ताकत देता है भारत के नागरिकों को आरटीआई एक्ट। फिर रिट क्या है, जब भी आपका कोई अधिकार, यानी कि जो आपका राइट है, अगर वो वायलेट होता है तो आप क्या करते हैं, कोर्ट में रिट फाइल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो जाते हो अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट जाते हो तो जाते हो आप अंडर आर्टिकल 226। ये कौन कौन से रिट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट है रिट डालने का अधिकार अंडर आर्टिकल 32। प्रोहिबिशन क्या है, जब एक छोटी कोर्ट यानी कि इंफीरियर कोर्ट, जब एक इंफीरियर कोर्ट अपने दायरे यानी अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके किसी केस को हैंडल कर रही है, तो सुपीरियर कोर्ट जो इससे बड़ी कोर्ट है, वो क्या करेगी, इसको स्टॉप कर देगी, स्टॉप कर देगी यानी प्रोहिबिट कर देगी, रोक देगी, डोंट क्रॉस योर लिमिट। हैबिस, और इसके साथ ही मैं जोड़ के पढ़ाता हूँ कॉन्सिडरेट सर्शियोरिटी। मान लो इंफीरियर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, फैसला दे दिया, फिर आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस डिसीजन को या तो क्वैश कर देगी, खत्म कर देगी, या फिर क्या करेगी, उसको रेटिफाई करके सही ठहरा देगी, ओके सही है। इधर टू क्वैश और टू रेटिफाई, समझ में आया। और सर्शवारी यानी टू सर्टिफाई, यानी सर्टिफाई भी कर सकती है, यानी रेटिफाई, एक ही बात है, ये एक ही चीज है, रेटिफाई सर्टिफाई। फिर आती है हैबिस कॉर्पस, सबसे जबरदस्त। अगर किसी को इलीगल, अगर किसी को इलीगली डिटेन कर लिया है, जेल में बंद कर दिया है, अरेस्ट किया गया है और इलीगल अरेस्ट है, तो एक इंसान को इलीगल डिटेंशन से कौन बचाएगा, हैबिस कॉर्पस के रिट। इसका मतलब है टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी, कोर्ट के सम्मुख उसकी बॉडी को पेश किया जाए, उस बॉडी को पेश किया जाए जिसको अरेस्ट किया गया। कोर्ट खुद उससे पूछेगी क्या सब कुछ सही है या नहीं है। फिर आती है मैंडेबस। मैंडेबस का मतलब होता है वी कमांड, वी कमांड, कि जब एक
सरकारी दफ्तर अपना वो काम नहीं कर रहा है जो कि करना उसकी मजबूरी है, उसको करना चाहिए, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी अपना काम करो। फिर आता है क्यू वारंटो। सरकारी नौकरी किसी ने झूठे दस्तावेज, झूठे सर्टिफिकेट दिखा के अगर पाली है तो कोर्ट कहेगी प्रूव करो कि आपके सर्टिफिकेट सही है, नहीं तो खाली कर दो सीट। गवर्नमेंट जॉब। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आया है, सर इज प्रिवेंटिव डिटेंशन लीगल? प्रिवेंटिव लीगल, कैन अ पर्सन फाइल अ रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस अगेंस्ट दिस? आंसर देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज क्या है? क्राइम करने से पहले ही जब प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है कि एक इंसान, प्राइमा फेसी यानी ऑन द फेस ऑफ इट दिखाई दे रहा है एक इंसान क्राइम करने वाला है, तो वेट नहीं करेंगे कि क्राइम होने दो, हम उस क्राइम को रोकने के लिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वी कैन अरेस्ट दैट पर्सन and keep that person for a maximum period of 3 months in prison so that to prevent the commission of the offense। एक आदमी है बम फोड़ने वाला है, उस गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने रोका, तलाशी ली और इसमें उस गाड़ी में एक बहुत बड़ा बम मिला। पुलिस ने अरेस्ट किया, 4 थप्पड़ मारे, पूछा कहाँ लेके जा रहे थे, कहता 26 जनवरी का जो फंक्शन होने जा रहा है जिसमें हजारों लोग इकट्ठे होंगे, वहां इस बम को फोड़ के लोगों को मारने का मेरा प्लान था। क्या अब सरकार उसे ये कहेगी ओके जैसे ही बम फोड़े एक बार व्हाट्सएप पे बता देना, हम आ जाएंगे आपको अरेस्ट करने? हाउ इज इट पॉसिबल? उसको पहले अरेस्ट कर लिया जाएगा ताकि वो ऑफेंस कर ही ना सके, और 26 जनवरी तो अंदर ही रखेंगे उसको। समझ में आया? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कुछ हद तक सही है, लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, और इसके लिए एक एडवाइजरी कमिटी बनी होती है, एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी कमिटी होती है जो ये देखती है कि ज्यादा टाइम के लिए उसे अंदर ना रखा जाए। 3 महीने से ज्यादा रखना है तो भी एडवाइजरी कमिटी की परमिशन चाहिए होती है। एडवाइजरी कमिटी में हाईकोर्ट जज भी बैठता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है, क्योंकि 2 प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ग्रुप इंटरेस्ट। ग्रुप इंटरेस्ट प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एक इंसान की आजादी से ज्यादा जरूरी है हजारों की जिंदगी। हाँ, एक आदमी अंदर तो हो रहा है और उसने भी क्राइम कोई किया भी नहीं है, मगर हजारों की जिंदगी बच भी तो रही है, तो इसलिए ये सही है। फिर आता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम। हमारे यहाँ 3 टायर्ड सिस्टम ऑफ इंडियन जुडिशरी है, जिसमें सबसे ऊपर आती है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आती है हाई कोर्ट, और उसके नीचे आती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ये 3 टायर स्ट्रक्चर है। पंचायतों में भी 3 टायर स्ट्रक्चर होता है और जुडिशरी में भी 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। The lower rung of the system then comprises of courts of civil judges। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे आते हैं सिविल जजेस, देन मजिस्ट्रेट्स। ओके, और आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर आ जाए। कब सुप्रीम कोर्ट बनी थी? 28 जनवरी 1950। अगर हम इतिहास में जाएं तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बनी थी क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन कौन थे? जस्टिस हीरालाल। ये हरीलाल नहीं है जी, ये हीरालाल है, हीरालाल जेकानिया। यहाँ लिख देता हूँ। द फर्स्ट चीफ जस्टिस, जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे हीरालाल जे कानिया। नाम चाहे कानिया है पर दोनों आंखें बिल्कुल सही थी। ठीक है जी। जस्टिस सैयद फजल अली, पतंजलि शास्त्री, एमसीएम मेहरचंद महाजन। ठीक है, एमसीएम के नाम से कॉलेज भी है, वो मेहरचंद महाजन कॉलेज है चंडीगढ़ में सेक्टर 36 में। विजय कुमार मुखरेजिया एंड एसआर दास। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकारी वकील होता है उसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो स्टेट गवर्नमेंट का सरकारी वकील होता है उसे हम कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। जो पहले अटॉर्नी जनरल था उनका नाम क्या था? मोती लाल सी सीतलवाद।
और जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बना, व्हाट इज लॉ कमीशन? जो पहला लॉ कमीशन जो बनता है वो 3 साल के लिए बनता है और वो रिफॉर्म्स, लॉ में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए उसके सजेस्ट करता है, वो बताता है क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। ठीक है जी। और पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन भी यही थे, मोतीलाल सिंह सीटलवाड़। फिर आ जाओ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? एक चीफ जस्टिस प्लस 30 अदर जजेस। पहले ये नंबर था 25, अब ये नंबर हो गया 30। क्लियर? और सिर्फ किस लैंग्वेज में काम होता है सुप्रीम कोर्ट में? इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिवली इसका हेड होता है रजिस्ट्रार जनरल। हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट? रजिस्ट्रार जनरल। ठीक है जी। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 76। वकील कितनी प्रकार के होते हैं? सीनियर एडवोकेट्स, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एंड सिंपल एडवोकेट्स। वैसे तो दो ही तरह के होते हैं, एक तो एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट्स। ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स, ऑन रिकॉर्ड। सबको नहीं बोलते, उनको अपनी रजिस्ट्रेशन एज एंड ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन करानी पड़ती है। ठीक है जी। देन हाई कोर्ट पर आ जाए हम। हाई कोर्ट्स आर जनरली द लास्ट कोर्ट ऑफ रेगुलर अपील। ठीक है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में बहुत जगह ऐसा होता है कि सेशंस में भी आप अपील करते हैं। बिसाइड्स, ये पूरी तरह बात ये सच नहीं है। देन besides for invoking writ jurisdiction, high court can be approached for enforcement of other rights। ना केवल फंडामेंटल राइट्स, बाकी राइट्स की एनफोर्समेंट भी हाई कोर्ट के द्वारा आप करा सकते हैं और ये सुपरवाइज करते हैं अपने से छोटी कोर्ट्स को। ठीक है, हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है, सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। व्हाट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? दो बातें होने पर एक कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, और वो दो बातें कौन सी हैं? when records of that court are of evidentiary value, plus it has power to punish for its own contempt। अपने ही कंटेम्प्ट की खुद ही सजा देना। कंटेम्प्ट क्या है? कोर्ट की तौहीन। कोर्ट की तौहीन अगर आप करते हैं, यानी कोर्ट का ऑर्डर ना मानना, कोर्ट के जज के बारे में बुरा बोलना, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। चलिए आगे, नेक्स्ट। देन हाई कोर्ट्स आल्सो एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी के कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि डायरेक्टली हाई कोर्ट में केस जा सकता है। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीधा अपील कहाँ जाती है? हाई कोर्ट में जाती है। और सिविल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 100 है वो कहता है, तो किसके बारे में बात करता है? सेकंड अपील फ्रॉम एपीलेट डिक्रीज। और सेक्शन 105 क्या बात करता है? हाई कोर्ट इज कॉन्फर्ड विद रिविजनल जुरिसडिक्शन, यानी छोटी कोर्ट के फैसले को रिवाइज भी कर सकते हैं। आर्टिकल 227 क्या है? याद रखिए 226 है रिटन हाई कोर्ट। ठीक है, तो 227 क्या कहता है? The High Court in the exercise of its powers of superintendence entertains revision। जहां अपील नहीं होती वहां रिवीजन होती है अंडर आर्टिकल 227 to correct the errors on the part of lower courts and tribunals। समझ में आया? रिवीजन इन हाई कोर्ट कैसे पड़ती है? 227 में। देन अब क्रिमिनल साइड पर बात करें तो हाई कोर्ट हैज टू कंफर्म ऑल सेंटेंसेस ऑफ डेथ passed by the courts of session, and here references in this behalf। हैज टू कंफर्म वर्ड गलत है, हैज टू डिसाइड ऑन कंफर्मेशन। यानी कि जो डेथ पेनल्टी है वो कौन दे सकता है? सिर्फ सेशन कोर्ट दे सकती है। और सेशन कोर्ट ने अगर फैसला दिया सजाए मौत का तो वो कंपलसरी है कि वो फैसला हाई कोर्ट के सामने रखा जाएगा। कहाँ लिखी है ये वाली बात? ये बात लिखी हुई है सेक्शन 366 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। हाई कोर्ट हियर्स
criminal appeals from convictions, awarded by session judges and all this. Okay, जब भी more than 7 years की सजा 7 साल से ज्यादा सजा सुनाई जाए तो आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार होता है। हाई कोर्ट भी अपील सुन सकता है, ठीक है। देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर आ जाए। District courts empowered to hear appeals from courts of original civil jurisdiction. Session court criminal cases में होती है। ओके, इसे छोड़िए, सीधा सीबीआई कोर्ट्स के बारे में बताओ। फिर स्पेशल कोर्ट्स भी होती हैं, ठीक है, जैसे सीबीआई कोर्ट होती है, फिर पॉक्सो जैसे कोर्ट होती है, वहां पे वुमेन जजेस ही बैठती हैं जो चिल्ड्रन के साथ, छोटे बच्चे के साथ, किसी के साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है। देयर इज क्वासी जुडिशियल सिस्टम। क्वासी जुडिशियल क्या होता है? ट्रिब्यूनल्स। ये कुछ हद तक कोर्ट की तरह ही काम करता है, बट नॉट एग्जैक्टली ट्रिब्यूनल्स। This appendage to the Indian judicial system is a recent and sincere attempt on the part of the government to expedite, ये इसका एम है, ताकि जल्दी जल्दी फैसले हो सके बिना प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज के, बिना लिटिगेशन के, तो जल्दी निपटारा हो जाए केसेस के। ट्रिब्यूनल्स बने थे, इन ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, ठीक है। और ये इनडिस्पेंसिबल, इसके बिना काम नहीं चलता। ओके, दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ जजेस एंड एक्सपर्ट्स। इसमें जजेस भी होते हैं, एक्सपर्ट्स भी, जैसे कि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, कोई साबुन खरीद के लाया, साबुन से नहाए, दाने हो गए, वो कंज्यूमर डिस्प्यूट बन गई, ठीक है। अब उसमें जज भी बैठेगा, जुडिशियल ऑफिसर भी होगा और बाकी मेंबर्स भी होंगे। रिसेंट ट्रेंड्स इन लॉ, सीआरपीसी में कुछ रिसेंट ट्रेंड्स क्या आए हैं? प्ली बार्गेन, कि आप प्लीड कर सकते हो कि मैं एक शर्त पे अपना गुनाह मानूंगा, मुझे सजा में डिस्काउंट दिया जाए, अलाउड है। 2006 में भारत में आ गया, ठीक है जी। देन हमने इसका आइडिया यूएसए से लिया। ओके, प्ली बार्गेन दो तरह के होते हैं, सेंटेंस बार्गेन और चार्ज बार्गेन। कि मैं अगर मान लूं कि हाँ मैंने गुनाह किया है, तो बड़े बड़े ऑफेंस वाली धाराएं हटा लोगे। ये फ्रांस में चलता है, इंडिया में चलता है, हमारे यहाँ बस ये चलता है सजा कम मिलेगी, ठीक है जी। 2005 में आया, 2006 से इंप्लीमेंट हो गया। ओके, दिस अफेक्ट्स केसेस इन व्हिच मैक्सिमम पनिशमेंट इज फॉर 7 years से कम पनिशमेंट वालों पर ये अप्लाई होता है, ठीक है जी। हाउएवर ऑफेंसेस अफेक्टिंग सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, इसके ऊपर कोई प्ली बार्गेनिंग नहीं चलती, ठीक है। अब सीपीसी में जैसे मीडिएशन, कंसीलिएशन, 3 सजा एडजमेंट नहीं होगी, ठीक है। रजिस्टर्ड पोस्ट से समन भेज सकते हैं, एविडेंस एफिडेविट से हो सकती है, टाइम लिमिट फॉर प्रोनाउंसिंग जजमेंट, ये सब आए, ठीक है। इस तरह से लीगल सिस्टम बदल रहा है। ओके, मैं आज के सेशन को यहाँ खत्म करता हूँ। इसके बाद लीगल एप्टीट्यूड का ही एक और सेशन हम करेंगे अब से कुछ